नमस्कार स्टूडेंट, मैं नकुल कुमार और साइंस टीचर। स्टूडेंट, जो हमने कल बातें की थी, दूरी समय ग्राफ के बारे में सीखा था, वेग समय ग्राफ के बारे में सीखा था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपने अच्छे से रिवाइज भी किया होगा, अच्छे से नोट्स भी बनाए होंगे। स्टूडेंट, मैं जो आपसे पूछूं कि एक समान गति के लिए जो ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, तो आप क्या बताएंगे? एक समान रूप से गति करे कोई वस्तु, उसका ग्राफ कैसा बनता है? सररेखीय बनता है। क्लियर? स्टूडेंट, जो आज हम बातें करेंगे, गति के समीकरण के बारे में सीखेंगे, गति के समीकरण का निगमन सीखेंगे, गति के समीकरण की उपयुक्तता क्या है, गति के समीकरण क्या है। स्टूडेंट, जो हम गति के समीकरण निकालेंगे आज, वो किस विधि से निकालेंगे? ग्राफी विधि से। 9वीं क्लास में जो ग्राफी विधि से समीकरण निगमन होता है, और जो 11वीं क्लास है उसमें आप सीखोगे ग्राफी विधि के साथ साथ किससे निगमन सीखोगे? समाकलन विधि से। क्लियर? अभी यहाँ किस विधि से निकालेंगे समीकरण? ग्राफी विधि से। स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं गति के समीकरण क्या है और उसकी उपयुक्तता क्या है, जरा समझे। स्टूडेंट, जब कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा में गति करती है, मेरी बात जरा सुनना ध्यान से। ये स्टूडेंट, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान देना। यदि कोई वस्तु एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा में गति करती है, एक समान त्वरण से एक सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति व उसके द्वारा कुछ समयांतरालों में तय की गई दूरी व उसके वेग के बीच में हम एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। मैंने क्या बोला? यदि कोई वस्तु एक सीधी रेखा में एक समान तौर से गति करती है, तो हम उसके किसी निश्चित समय अंतराल में उसके वेग, उसके त्वरण, उसके द्वारा तय की गई दूरी के बीच में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं, एक रिलेशन जनरेट कर सकते हैं। उस रिलेशन को ही कहते हैं समीकरण, गति के समीकरण। क्लियर? यदि कोई वस्तु एक समान रूप से गति करे, एक समान तौर से गति करे, तो उस गति को हम दर्शाने के लिए एक संबंध बनाते हैं, वेग में, समय में, दूरी में और त्वरण में। तो इस संबंध को ही क्या कहा जाता है? गति के समीकरण। क्लियर? स्टूडेंट, जो गति के समीकरण होते हैं हमारे पास, कितने होते हैं गति के समीकरण? 3 होते हैं। कितने होते हैं गति के समीकरण? 3। जरा समझे। सबसे पहले जो गति का समीकरण आता है वो आता है v बराबर u प्लस at। क्या? v बराबर u प्लस at। दूसरा जो गति का समीकरण है वो कौन सा है? s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। आप भी सोच रहे होंगे सर ये u क्या है, v क्या है, a क्या है, t क्या है, हमें कुछ समझ में नहीं आया। स्टूडेंट, मैं भी समझाऊंगा। उसके बाद अगला जो समीकरण है वो क्या है? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस के 2as। स्टूडेंट, ये गति का फर्स्ट समीकरण है, गति का सेकंड समीकरण है, गति का थर्ड समीकरण है। क्लियर? स्टूडेंट, आप 11वीं क्लास में और एक आप 11वीं क्लास में गति का समीकरण अन्य विधि से एक जनरेट करेंगे, एक और गति का समीकरण होता है। स्टूडेंट, ध्यान रखना, एक गति का समीकरण इस समीकरण से हम प्राप्त करेंगे। वास्तव में जो गति के समीकरण होते हैं वो 3 होते हैं, लेकिन एक समीकरण हम और प्राप्त कर सकते हैं, वो जरा ध्यान रखना। ये कहीं ना कहीं कंपटीशन पे इस पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान रखना इसे। वास्तव में जो गति के समीकरण होते हैं 3 होते हैं, लेकिन हम 2 से समीकरण के द्वारा एक समीकरण और प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? जरा समझे। वो समीकरण किसी विशेष सेकंड के लिए, किसी विशेष समय, मान लिया मैंने nवें सेकंड की बात कर रहा हूँ, nवें सेकंड में तय दूरी s बराबर, इसका जो समीकरण होता है वो होता है s बराबर u प्लस क्या? u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। क्लियर? एक समीकरण कौन सा होता है? s बराबर u प्लस 1/2 a 2n माइनस 1। क्लियर? अब जरा समझे, इसके नीचे एक चिन्ह बनाए थे n में, s n। जरा समझे। स्टूडेंट, आपसे जब पूछा जाए कि किसी 20वें सेकंड में यदि 2 सेकंड में इतना चलता है, 3 सेकंड में इतना चलता है, तो बताइए कि 3वें सेकंड में दूरी कितनी तय की है। या आपसे पूछी जाए कि 20वें सेकंड में तय दूरी ज्ञात कीजिए, 15वें सेकंड में दूरी ज्ञात कीजिए, 16वें सेकंड में दूरी ज्ञात कीजिए, 18वें सेकंड में दूरी ज्ञात कीजिए, तो किसी विशेष में समय के बारे में बात करें तो हम इस गति का समीकरण का प्रयोग करते हैं। जबकि 9th क्लास में केवल 3 है, लेकिन इसको जानना भी अति आवश्यक है। स्टूडेंट, इसको भी सीखना क्या है? अति आवश्यक। इस फॉर्मूले को आप याद रखना स्टूडेंट। क्लियर? फेयर में नोट करना। स्टूडेंट, यहाँ पर जो गति का समीकरण सीखेंगे हम ग्राफी विधि सीखेंगे। जरा समझा। यहाँ पर जो मैं लिख देता हूँ कि जो v है वो क्या है? u जो होगा वो प्रारंभिक वेग को लिखते हैं। ध्यान रखना स्टूडेंट, इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम जो u कहते हैं वो किसे कहते हैं? प्रारंभिक वेग को कहते हैं, यानी इनिशियल वेलोसिटी को कहते हैं।
स्मॉल v जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, अंतिम वेग को। किसको कहते हैं, ध्यान रखना, जो गति के समय के निरूपण अगर करेंगे इसकी जरूरत पड़ेगी। u किसे कहते हैं, प्रारंभिक वेग, यानी जो वस्तु प्रारंभिक वेग से गतिमान है, ठीक है। लास्ट में कितना वेग है, फाइनल वेलोसिटी को हम v से। उसके बाद t समय अंतराल के लिखते हैं, t किसके लिए लिखते हैं, समय अंतराल। s या दूरी या विस्थापन के लिए, दूरी या विस्थापन। a किसके लिए, त्वरण, a जो लिखा जाता है वो त्वरण, एक्सेलरेशन है ना, डिस्टेंस, और इसके डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डी से भी लिख दे सकते हैं। उसके बाद एक एन, विशेष वे सेकंड, विशेष वे सेकंड, विशेष वे 10वें सेकंड में की बात कर रहे हैं उनकी, इन्हें आप याद रखें। क्या रखें है, याद रखें। मैं जरा लिख दूं, आप कहीं भूल जाओ, ये क्या करना है, याद रखें, ठीक है, याद रखें। स्टूडेंट जरा बातें करते हैं कि ग्राफ की समीकरण कैसे निकालेंगे, ग्राफ गति का समीकरण कैसे निकालेंगे, जरा समझो। मैंने माना, स्टूडेंट ध्यान दें, माना कोई वस्तु क्या कर रही है, एक समान वेग, एक समान त्वरण ए से गतिमान है। क्या है, गतिमान है, जिसका स्टार्टिंग वेग, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है। क्लियर। मैंने कहा है कोई वस्तु है हमारे पास जो एक समान त्वरण से गतिमान है, जिसका प्रारंभिक वेग क्या है, प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ठीक। वह t समय बाद, कौन समय बाद, t समय बाद उसका वेग, उसके द्वारा तय की गई दूरी s दूरी तय करता है। t समय में, वह t समय में s दूरी तय करती है या करे, दूरी तय करती है, तब उसका अंतिम वेग v हो जाता है, क्लियर। मैंने क्या कहा, कोई एक वस्तु है जो एक समान त्वरण से गति कर रही है, यानी एक सरल रेखी में गति कर रही है। कैसी रेखा में, सरल रेखा में, ठीक है। कोई वस्तु सरल रेखा में गति कर रही है, जिसका प्रारंभिक वेग u है, वह t समय में s दूरी तय करती है। जरा समझिए। स्टूडेंट सबसे पहले हम ग्राफ की बात करेंगे, ग्राफ बना देते हैं। यहां पर जो लेते हैं टाइम लेते हैं, समय लेते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पर, समय, क्लियर। क्या लेते हैं यहाँ पर, समय। यहां पर जो लेते हैं क्या लेते हैं, वेग, ठीक। क्या लेते हैं, वेलोसिटी। चाहे मीटर पर सेकंड में लिख दो यहाँ, और यहाँ सेकंड में लिख दो, कोई भी दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, तो ये वाई। अब जरा समझे, मेरा जो क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं वस्तु कितने वेग से गतिमान है, u। मैंने मान लिया यहां से लेके a, यहां से लेके यहां तक, मैंने मान लिया a तक, कि वस्तु का जो वेग है a तक वो कितना है, यहां से लेके यहां तक का जो वेग है, यहां से लेके यहां तक, ये क्या बताएगा, ऊपर वेग, और ये क्या बताएगा, समय। बताया था ना मैंने, यहां से लेके यहां तक का मैंने मान लिया, यहां से लेके यहां तक का जो वेग है वो कितना है, u। कितना वेग है, u, यानी प्रारंभिक वेग जो वस्तु का वो कितना है, u। u वेग से गतिमान है, क्या कर रहा है, u वेग से गतिमान है। मान लीजिए u वेग से गतिमान है, क्लियर। एक समान रूप से गतिमान है, तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक समान सरल रेखा बनेगी। कैसी बनेगी, सरल रेखा बनेगी। जरा समझिए, मैंने मान लिया कुछ समय बाद कहां पहुंच जाता है, b पर। कहां पहुंच जाता है, b पर। कुछ समय बाद मतलब t समय बाद कहां पहुंच गया, b पर। जरा समझे, उसका जो वेग हो गया, इससे हम एक लंब डालेंगे, इससे हम क्या डालें, एक लंब डालेंगे। यहां से लेके यहां तक का जो समय लगा वो कितना है, t। हमने क्वेश्चन में बोला है, इस पॉइंट को नाम दे दे हम क्या, c। इस पॉइंट को नाम क्या दे दे हम, c। क्लियर, बात समझ में आई। एक समान क्या है, ये गति, एक समान त्वरण। त्वरण कैसा है, एक समान त्वरण या एक समान गति। अब स्टूडेंट जरा समझे, अब हमने कहा है जो वस्तु का वेग है, वस्तु का जो वेग है कहां तक हो गया, यहां तक हो गया। ऊपर जो एक्सिस है किसके लिए, वेग के लिए। इससे हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे, लंब डालेंगे। यहां पर ये लंब यहां पर काट रहा है, मान लिया कौन बिंदु है, ये ई बिंदु है। कौन बिंदु है, ई। तो यहां पर वस्तु का जो वेग है वो कितना हो गया, बी तक जाने में एक वेग कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक का मैंने मान लिया, लास्ट में वेग कितना हो गया, यहां से लेकर यहां तक का स्मॉल वी। क्लियर, वेग कितना हो गया, स्मॉल वी। यहां तक बात समझ में आई। मैंने कहा कोई वस्तु u वेग से गति कर रही है, a से स्टार्ट हुई है, b तक पहुंच जाते, b तक जाने में उसका जो वेग है
ये जो वेग है v के बराबर है, ये जो वेग है किसके बराबर है, यानी जितना ये होगा इतना ये होगा, समांतर है, एक दूसरे के बराबर है। क्लियर। अब यहाँ अगर इस पॉइंट को इससे मिलाऊं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं, एक लंब डालूं, क्यों डाल रहे हैं वो इसलिए कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए। जितना ये है आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, आप सीखिए इतना ही समय ये होगा। क्लियर। मैंने मान लिया ये कहाँ पर काट रहा है, डी पॉइंट में, कहाँ पर काट रहा है, डी पॉइंट में। क्लियर। और ये पूरा पूरा लाइन कितनी की है, वी की, कितनी, जितनी ये है इतनी ये है। जरा समझे, u वेग से कोई गतिमान है, a से स्टार्ट है, कहां तक पहुंच जाता है, एक समान त्वरण से b तक पहुंच जाता है, b तक जाने में उसका जो वेग हो जाता है v हो जाता है, तो ये v होगा। t समय लगता है तो ये भी t होगा। क्लियर। इतनी बात समझ में आती है। स्टूडेंट सबसे पहले गति के समीकरण के बारे में बात करेंगे हम। फर्स्ट समीकरण के बारे में, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट समीकरण। जरा समझे, गति का फर्स्ट समीकरण। स्टूडेंट हमने सीखा है त्वरण की परिभाषा, त्वरण की परिभाषा। त्वरण की परिभाषा क्या जानते हैं, त्वरण बराबर जो होता है वो क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन। क्लियर। बटे समय अंतराल, समय अंतराल, या ग्राफ का ढलान भी कहते हैं, ग्राफ का ढलान। उसे मत समझो, भी सिंपल वे में समझेंगे। ठीक है। तो त्वरण यहां हमने ए से लिखा है, समय कितना लिया है, समय कौन है, समय ओसी, या ग्राफ का ढलान कहेंगे, ग्राफ का ढलान, या बात कर ले ग्राफ का ढलान, ग्राफ का ढलान। ढलान मतलब टेन थीटा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधा। जरा समझे, स्टार्टिंग ये थी, लास्ट यहाँ है, यहाँ पर जो लंब होगा वो कौन होगा, बीडी होगा। लंब कौन होगा, बीडी होगा। लंब कौन होगा, बीडी। लंब कौन हो गया, बीडी। और इस ट्रायंगल में आधार कौन हो गया, एडी। आधार कौन हो गया, एडी। ये होता है लंब बटे आधार टेन थीटा, ग्राफ का ढलान। क्लियर। या आप वेग परिवर्तन की बातें करें, वेग परिवर्तन का मतलब अंत में वेग ज्यादा है और प्रारंभ में कम है, तो वेग में परिवर्तन का मतलब है अंतिम वेग में से कौन घटा दो, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग में से कौन घटा दो, प्रारंभिक वेग। बात एक ही है, अंतिम वेग कौन है, v, और उसमें से प्रारंभिक वेग कौन घटा दिया, u अपॉन एडी। किसके बराबर है, टी के, जितनी गे है इतनी गे है, किसके बराबर है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि एडी किसके इक्वल है, ओसी का, ओसी किसके बराबर है, ठीक है। क्लियर। मैंने कहा ना वेग में परिवर्तन, अंतिम वेग में तो कौन घटा दो, यानी ज्यादा में से क्या करते हैं हमने, कम घटा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग घटाते हैं। क्लियर। अब जरा इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं हम, a इक्वल टू द v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। जरा समझे, t की मल्टीप्लाई इसमें की तो ये आ जाएगा at, इधर पहुंच गया, at इक्वल टू द क्या हो गया, v माइनस के u, या हम u कह सकते हैं, इसे पॉजिटिव बनाने के लिए इधर ले गए तो केवल v बचेगी इधर साइड में, इधर जो u जाएगी इसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, और ये 80। क्लियर। यही गति का क्या है, फर्स्ट समीकरण है। ये क्या है, गति का फर्स्ट समीकरण। क्लियर, प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड की बातें करते हैं, सेकंड की बात जरा समझेंगे, गति का सेकंड समीकरण, सेकंड समीकरण। स्टूडेंट सेकंड समीकरण में किसकी बातें की गई है, दूरी की बातें की गई है, किसकी बातें की गई है, दूरी की। जरा समझो, किसने तय दूरी कितनी हो गई, आपसे पूछ जाए इस ग्राफ में, वस्तु अगर ए से चलती है बी में पहुंच जाती है, ए जो प्रारंभ वेग है यू से अंतिम वेग बी प्राप्त कर लेते हैं, उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। स्टूडेंट ध्यान दें, उसके द्वारा तय की गई दूरी हमेशा ग्राफ के नीचे जो छायांकित भाग हो, ग्राफ कौन है हमारे पास, जो काला वाला जो पार्ट है, ये इस ग्राफ के नीचे का जो भाग है, ये जो भाग है पूरा, क्लियर, ये जो भाग है इस ग्राफ का, ये जो भाग है, ये जो छायांकित भाग है, जो मैं छायांकित भाग कर रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या बताएगा, दूरी को बताएगा। किसे बताएगा, उसके द्वारा तय की गई दूरी को बताएगा। क्लियर। मैं दूरी के बारे में सोची कैसे, क्योंकि इसमें क्या है, दूरी आ रही है, ठीक है, तो हम दूरी के बारे में सोचेंगे। तो अब उसके बाद दूरी के बारे में सोचेंगे, तो दूरी के बारे में कैसे निकालेंगे जरा वो समझेंगे। क्लियर। तो वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी यदि s है, तो t समय में तय दूरी, t समय में दूरी, t समय में यदि दूरी कितनी हो, यदि दूरी कितनी मान लीजिए s हो, तो जरा समझे, तो जो दूरी निकालेंगे हम, ध्यान रखना, हम जो दूरी निकालेंगे, दूरी जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, छायांकित भाग, ग्राफ का छायांकित भाग, ग्राफ का छायांकित भाग। क्लियर। ग्राफ का छायांकित भाग, यानी दूरी जो होगी
छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल। क्लियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो है ग्राफ में दो आकृति बन रही है, आपने देखा हो तो इसमें एक तो ये ट्रायंगल बनना है और एक क्या बनना है यहाँ पर आयत बनना है। क्या बनना है यहाँ पर आयत। एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। क्लियर फर्स्ट प्लस सेकंड। मुझे इस फिगर में यानी मुझे OAB ग्राफ का छायांकित भाग, कौन छायांकित भाग है इसका नाम डाल दो कि OABC OABC का क्षेत्रफल। किसका OABC इसका क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट। अब बातें करते हैं ग्राफ का छायांकित भाग। इसमें दो आकृति दिख रही है, नंबर एक ये आयत और एक त्रिभुज रखा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे। आयताकार भाग कौन है, नाम डालो OADC का क्षेत्रफल प्लस दूसरी आकृति कौन है ABD त्रिभुजाकार भाग कौन है ABD का क्षेत्रफल। क्लियर। इतनी बात समझ में आई। आपको मालूम होगा आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जरा समझिए। अब स्टूडेंट बातें करेंगे आगे। तो S इक्वल टू द आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आपने समझा है लंबाई गुणा चौड़ाई। मान लीजिए ये लंबाई इसकी बात कर ले, चौड़ाई ये रही। ठीक है तो लंबाई चौड़ाई कुछ ही मान लें OA गुणा OC प्लस। ठीक है लंबाई गुणा चौड़ाई। उसके बाद इसमें बात करें त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 आधा गुणा ऊंचाई। आधार कौन है यहाँ पर AD, ऊंचाई कौन है यहाँ पर BD। कौन है यहाँ पर ऊंचाई BD। क्लियर। जरा समझे, लिखना चाहो तो लिख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रीथ। ठीक है आपने पढ़ा है। उसके बाद हम बातें करते हैं S इक्वल टू द OA कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कि हमने क्या कही है U कही है। ठीक OC कितनी है यहाँ पे T। समझ में आ रहा ना स्टूडेंट। AD कितनी है AD जो हमने यहाँ T है ये भी T है, ये भी कितनी है T प्लस उसकी गुणा में कौन आएगी BD कितनी मानी ये V नहीं है, V पूरी है स्टूडेंट। मैंने कहा क्या कही थी V कितनी है पूरी है। तो BD चाहिए मुझे, V में तो कौन घटा दो U घटा दो। कौन घटा दो U। हमारे पास जो BD होगी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की चाहिए हमें, तो क्या करेंगे पूरी में से कितना घटा दो CD। BD यानी निकालने के लिए BC में से कौन घटा दो CD। या ऊपर समझी हो तो आपने BD किसके बराबर है V माइनस U के बराबर, V माइनस U। यहाँ से BD यहाँ से पूरी में से इतना घटा दो तो ये बचेगी, पूरी में से इतना घटा दो ये बचेगी यानी V माइनस U बचेगी। ठीक है जरा समझेंगे स्टूडेंट। यहाँ पर हमें गति का समीकरण में क्या प्राप्त हुआ S इक्वल टू द UT प्लस 1/2 V माइनस U। ये यहाँ पर T देखो हमें उसमें क्या करना है, हमें यहाँ पर V नहीं आ रही, किसमें नहीं गति के समीकरण में क्या नहीं आ रही V नहीं आ रही। क्या ना आ रही V नहीं आ रही। तो हम इसके वैल्यू समीकरण 1 से निकालेंगे। किससे निकालेंगे 1 से। तो समीकरण 1 से इसकी जो वैल्यू आएगी समीकरण 1 से V माइनस U किसके बराबर है, ध्यान रखना V माइनस U किसके बराबर है। देखो यहाँ पर किसके बराबर निकाली थी AT के बराबर। V माइनस U की जगह क्या पुट कर देंगे AT और यही क्या है गति का सेकंड समीकरण बन जाता है। तो S बराबर क्या आ जाए UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। स्टूडेंट आया समझ में, ये क्या है गति का सेकंड समीकरण। अब नेक्स्ट समीकरण की बातें करते हैं, जरा समझेंगे स्टूडेंट। अब बातें करते हैं गति के थर्ड समीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, गति के थर्ड समीकरण के बारे में। स्टूडेंट हम जो है गति का समीकरण जैसे सेकंड निकाला बिल्कुल इसी तरीके से निकालेंगे, लेकिन तरीका दूसरा होगा। माना T समय में या T समय में तय दूरी कितनी मान लें, T समय में तय दूरी S हो तो जरा समझें तय दूरी जो S है वो क्या होगा ग्राफ का छायांकित भाग। जैसा कि मैंने सेकंड में कहा था ग्राफ का छायांकित भाग, ग्राफ का छायांकित भाग। स्टूडेंट जो हमने पिछली बार जो निकाला था ग्राफ का छायांकित भाग, ग्राफ का छायांकित भाग कौन है OABC। क्लियर। उसके बाद स्टूडेंट हम जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले थे पिछली बार कैसे निकाला था फर्स्ट प्लस सेकंड। हम डायरेक्ट निकालेंगे। क्या ये जो ये आकृति है ये आकृति समलंब जो आकृति होती है उसी की तरह नहीं है ये आकृति।
ये जो आकृति है देखो, इसमें दोनों भुजाएं क्या है, ये समांतर हैं आपस में, और दो भुजा है, ये भुजा और ये भुजा क्या है, असमांतर है। ये जो आकृति क्या है, एक समलंबाकार है। तो ये समलंबाकार कौन, छायांकित भाग समलंब कैसा है, समलंबाकार। समलंब कौन, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी का क्षेत्रफल। क्लियर। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या है, आपने सीखा है समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं का योग। समझ रहे हो क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या शीर्षलंब। समांतर भुजा कौन कौन है यहाँ पे, एक तो ओ ए, कौन है ओ ए, दूसरी कौन है पूरी पूरी बी सी, ओ ए प्लस बी सी। उस इन दोनों की ऊंचाई, इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो शीर्षलंब होगा, यानी ऊंचाई कितनी होगी, या तो ये कह दो या ये कह दो। ऊंचाई कितनी होगी यहाँ पर, ओ सी, यानी समांतर भुजाओं का योग या ऊंचाई इन दोनों के बीच की। इस फिगर को थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे तो ये ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, शीर्षलंब। तो S इक्वल टू द 1/2, ओ ए का जो मान है वो किसके बराबर है, यू के बराबर है। बी सी आपने सीखा V के बराबर है, और ओ सी आपने पढ़ा है किसके बराबर है, टी के बराबर। क्लियर। क्या स्टूडेंट, गति के थर्ड समीकरण में टी आ रही है कहीं, नहीं ना, तो हम टी को हटाएंगे यहाँ से। क्या करेंगे, टी को हटाएंगे, जरा समझिए। तो S इक्वल टू द 1/2 यू प्लस वी, टी का जो मान है वो टी का मान गति का फर्स्ट समीकरण से रखेंगे। गति का फर्स्ट समीकरण क्या पढ़ा है आपने, गति का फर्स्ट समीकरण सीखा है आपने कि v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ से इधर पहुंचा v माइनस यू बराबर ए टी, ए बट्टे में पहुंच जाएगा, t बराबर आ जाएगी v माइनस की यू बट्टा ए। क्लियर। t की वैल्यू पुट करेंगे, t की क्या वैल्यू रखनी है, तो यहाँ क्या हो गया, t की वैल्यू v माइनस के u, या u प्लस वी लिखूँ या v प्लस यू लिखूँ, बात तो एक है ना, जोड़ में तो आगे पीछे लिख सकते हैं। अपॉन में कौन है a, तो ये जो आ जाएगी 1/2। देखो ये बन गया फॉर्मूला a प्लस बी, और ये बन गया a माइनस बी। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्लियर। इनकी मल्टीप्लाई होकर ये इधर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2as, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। क्लियर। इस u माइनस के u स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो समीकरण प्राप्त होगा u स्क्वायर प्लस के 2as। क्लियर। ये स्टूडेंट हमारे गति का थर्ड समीकरण हो गया, गति का क्या होगा, थर्ड समीकरण। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट समीकरण की बातें करते हैं, वो आवश्यक नहीं है प्रूफ करना, लेकिन प्रूफ करके बता दूं जिससे कि आपसे कोई पूछे लग जाता है आप उनके सामने प्रूफ कर सको। ठीक है। अब जरा समझेंगे, अब नेक्स्ट समीकरण को समझेंगे, फोर्थ को, जो हमने फोर्थ नहीं वास्तव में ये इसी के द्वारा आधारित है। चूंकि गति के थर्ड समीकरण से क्या सीखा है, गति के तृतीय सेकंड समीकरण से S इक्वल टू द यू टी प्लस 1/2 ए टी उसके। ठीक है। अगर हम ये क्या है, ये टी यहाँ पर टाइम है, तो किसी nवे सेकंड में तय दूरी, किसी nवे सेकंड में तय दूरी। स्टूडेंट तुमसे पूछी जाए कि ये 3 सेकंड में चलता है 15, 2 सेकंड में चलता है 12, तो बताइए वो तीसरे सेकंड में कितना चला था। तो आपने क्या किया, 15 में से क्या किया, 12 में घटाया, है ना। तो मुझे ऐसी n1 निकालना हो तो मुझे क्या करना हो, n से जो पहले आता है n-1 में क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। क्लियर। तो किसी nवे सेकंड में तय दूरी किसके बराबर होगी, जरा समझें। nवे सेकंड में तय दूरी और n-1वें सेकंड में तय दूरी में क्या करनी होंगी, घटानी होंगी। क्लियर। तो यहाँ में t की जगह क्या धर दो, n धर दो, या t की जगह क्या रखना है, n-1। जरा समझें। तो Sn इसमें रखोगे तो ये आ जाएगी u, t की जगह n प्लस 1/2 a, t की जगह क्या रखनी है, n उसकी। अब ये एक की बात हो गई। अब इसमें रखोगे t की जगह क्या रखना है, n-1। जरा समझें, u n-1, 2 कोष्टक आएंगे, फिर उसके बाद प्लस 1/2, उसके बाद a और t की जगह n-1। क्लियर। अब स्टूडेंट जरा समझेंगे, ये दोनों ब्रैकेट u वाली ब्रैकेट एक पास कर लो, तो u वाली ब्रैकेट कौन कौन आएगा, यहाँ u तो बाहर निकाल दी मैंने, यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में n, यहाँ आएगा माइनस, यहाँ आएगा n, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस। अब उसके बाद आगे से कौन ले लेंगे, 1/2, a दोनों में है, बाहर निकाल लो, तो यहाँ आएगा n², यहाँ बीच में माइनस, और यहाँ n-1 का होल वर्ग। तो n-1 का होल वर्ग खोलोगे तो क्या आएगा, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2 इंटू b। मैंने ये जो समीकरण इस तरीका से सॉल्व किया कि ये दोनों में से ये कॉमन, u कॉमन, इन दोनों में से क्या लेंगे, 1/2 a कॉमन लेंगे। अब यहाँ बीच में जो माइनस है इसे क्या बना देगा, प्लस को क्या बना देगा, माइनस, और माइनस को क्या बना देगा, प्लस। जरा समझें,
तो ये nवें सेकंड में चली गई दूरी होगी, ये nवें सेकंड में चली गई दूरी, n से n कटेगा u, यहाँ u की मल्टीप्लाई 1 में करोगे u ही रहेगी, प्लस 1/2 a, n स्क्वायर से n स्क्वायर कट जाएगा, 2n बचेगी मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहाँ का बचेगा 1 का स्क्वायर 1। स्टूडेंट nवें सेकंड में चली गई दूरी, ये आप बस खाली नोट कर लें, ये आपकी जरूरत की नहीं है, लेकिन आपसे नहीं बनाता तो अच्छी बात है, नहीं 9वीं क्लास में इसका स्टूडेंट अब जरा इन्हें भी सीखेंगे, जानेंगे, ये आगे कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाएगी आपको। यदि स्टूडेंट आपसे ये कहा जाए कि ये देखो ये जो समीकरण होते हैं पृथ्वी तल के लिए होते हैं, क्लियर, जरा नहीं समझे स्टूडेंट, यदि वेग में वृद्धि हो रही हो, त्वरण कैसा हो, धनात्मक हो, तब तो गति के समीकरण इन्हें लगाते हैं। यदि त्वरण कैसा हो, ऋणात्मक, ऋणात्मक का मतलब ब्रेक लगा दियो, गति कैसी हो, मंदित, गति कैसी हो, मंदित, या ब्रेक लगा दियो तो उसकी जो गति होती है वो कम होती जाती है। क्यों होती है उसमें, क्योंकि उसमें त्वरण कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, ये आपने सीखा है। स्टूडेंट जब गति में कैसा हो, मंदन हो, गति कैसी हो, मंदित हो, गति हो, या ब्रेक लग रहा हो या ब्रेक लग रही हो, तो उसमें जो गति में जहां प्लस का चिन्ह है उसमें क्या लगाते हैं, माइनस। समीकरण में चौके एक किसका हो जाता है, इसमें माइनस का, इसमें एक इसका माइनस का, इसमें एक इसका माइनस का। तो गति के जो समीकरण आते हैं मंदन गति के लिए किसके आते हैं, ध्यान रखना मंदन गति के लिए हमेशा माइनस का आता है u माइनस ए टी, जो ए माइनस की रख देंगे, इसमें क्या रख देंगे, ए माइनस की रख देंगे, ठीक है। तो s इक्वल टू यू टी माइनस 1/2 ए टी स्क्वायर, और अगला क्या है, v उसके बराबर u स्क्वायर माइनस 2s। जहां जहां प्लस था वो धनात्मक गति के लिए है, त्वरण कैसा हो, वृद्धि हो रही हो, ओके, मंदित गति के लिए ब्रेक लग रही हो तो उसमें त्वरण जो होता है वो कैसा होता है, माइनस का होता है, क्लियर। स्टूडेंट ये होगी पृथ्वी तल की बात। यदि पृथ्वी तल से ऊपर गति हो या नीचे गति हो, ध्यान रखना पृथ्वी तल से जो ऊपर गति हो हमेशा त्वरण जो होगा उसमें ग्रेविटी होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा। कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, जो आगे सीखोगे अगले पार्ट में, कौन सा त्वरण होगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। और यदि ध्यान रखना यदि ऊपर हो तो जी किसकी होगी, माइनस की, और नीचे के लिए किसकी लगाएंगे, प्लस की। ध्यान रखना ऊपर के लिए जो त्वरण लेते हैं हम जी लेते हैं, गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसका मान 9.8 के समथिंग पढ़ोगे आप, पढ़ोगे अगले चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद दूरी s को हम लिखते हैं h से, दूरी s को किससे लिखते हैं, h से, जरा समझे। तो ऊपर जो गति हो रही है, गुरुत्व के अंदर गति हो रही है, तो उसमें हम क्या आ जाएगा, s की उसकी जगह a की जगह तो आ जाएगा g, और h की s की जगह आ जाएगा h। बिल्कुल वही समीकरण, बस क्या धरना है, a की जगह g धरना हो और s की जगह का क्या रखना है, s की जगह h। अब स्टूडेंट इस समीकरण की बात करें, यदि गुरुत्व के अंदर गति हो, गुरुत्व के विरुद्ध गति हो, गुरुत्व के विरुद्ध गति में g किसकी होगी, माइनस की, इसमें g किसकी रख देंगे, माइनस की। v इक्वल टू u माइनस के gt, और सेकंड समीकरण है s की जगह h रखेंगे। ये गुरुत्व के ऊपर गति, जो हम समझा देंगे दोबारा जब चैप्टर में आएगा, ठीक है। ये आपको जरूरत पड़ सकती है आगे, तो आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, लेकिन ये जरूर नोट कर लेना फेयर में, ठीक है। सब जगह कैसा हो जाएगा, माइनस का, तो जी किसकी होगी, माइनस की, ठीक। तो कल हम सीखेंगे